Autism is as much a part of humanity as is the capacity to dream. Autism is proof that love doesn't need words. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Sahiba Sangroya. Welcome to our favorite show, Jazz Junior. Friends, आ गए हम आपकी खुशियों का ख्याल रखने और ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। Yes friends, आपसे मिलकर करेंगे खूब सारी बातें और बताएंगे कि हम अपने आप को किस तरह फिट रख सकते हैं। और बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम के बारे में। ओ दी, ये क्या होता है? उसके बारे में आज हम बात करेंगे साहिबा। ओके। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है और इससे हमारी ह्यूमन बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है ना? राइट साहिबा, तो चलते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट श्वेता दी के पास। चलेंगे फिटनेस वर्ल्ड में और देखेंगे आज श्वेता दी हमें कौन कौन सी नई एक्सरसाइजेस सिखाएंगी। लेट्स वेलकम श्वेता दी एंड जूनियर्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिटनेस वर्ल्ड। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर श्वेता श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से इस फिटनेस जर्नी पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं मार्च इट आउट से। लेट्स मार्च इट आउट ऑन द प्लेस। मार्चिंग मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को वार्म करती है, आपके हार्ट रेट को ऊपर ले जाती है, सो दैट यू कैन बी वेरी गुड इन वाइल्ड
watching this. ओह वाओ, कितनी अच्छी एक्सरसाइजेस थी ना साहिबा। फ्रेंड्स, exercise is an essential part of a life. Regular physical activity are very important, है ना दी? राइट साहिबा। तो थैंक यू श्वेता दी, हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए। दी, अब आ गया है मेरा फेवरेट सेगमेंट। कौन सा साहिबा? अरे आपको सब पता है दी। हाँ साहिबा, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो तुम्हारा और हमारे जूनियर फ्रेंड्स का फेवरेट सेगमेंट जो है। तो चलते हैं शिखा दी के पास, देखेंगे वो और साहिबा आज हमें कौन कौन सी नई स्टोरी दिखाने और सुनाने वाली हैं। ओ दी, स्टोरी टेलिंग इन डांस फॉर्म। आपको पता है ना, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारे शो में इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है, शो देखने में बड़ा ही मजा आता है। साहिबा, इसका मतलब हमारा शो पॉपुलर हो रहा है। वो तो है दी। तो साहिबा ये भी बता दो, आज कौन सी स्टोरी दिखाने और सुनाने जा रही हो? दी, ये नहीं बताऊंगी, ये तो एक सीक्रेट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं शिखा दी के पास, देखेंगे आज वो हमें कौन सी स्टोरी दिखाने और सुनाने वाली हैं। लेट्स वेलकम शिखा दी। बहुत समय पहले की बात है। एक बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। उस झुंड में एक बूढ़ा कबूतर भी था जो बहुत अक्लमंद था। सभी कबूतर उस बूढ़े कबूतर का बहुत सम्मान करते थे। दोपहर के वक्त कबूतर जंगल में दाना ढूंढते और रात के वक्त अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते थे। एक दिन जब वो अपना खाना ढूंढ रहे थे तो उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे दिखाई दिए। सभी कबूतर एक साथ जमीन पर उतरे, लेकिन बूढ़े कबूतर को कुछ शक हुआ। एक घने जंगल में इतना सारा दाना एक जगह पर कैसे आया? ये जरूर कोई चाल है। रुक जाओ, यहाँ मत जाओ। पर किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी, क्योंकि सब भूखे जो थे। परंतु ये सचमुच ही एक चाल थी। हा हा हा, इतने सारे कबूतर सभी को एक साथ जाल में लेने का अच्छा मौका है। कबूतर जमीन से दाना चुग रहे थे, पर जल्द ही उन्हें लगा कि वो तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। उनके पांव तो जाल में जकड़े जा चुके थे। बूढ़ा कबूतर दूर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। हा हा हा, इतने सारे कबूतर, अब इन्हें पिंजरे में बंद करूंगा और फिर इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। सभी कबूतर जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
ज्यादा थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कबूतर से सहायता की गुहार की। बूढ़ा कबूतर सोचने लगा, सुनो, जाल को अपनी अपनी दिशा में खींचना छोड़ो और जोर लगाकर एक ही दिशा में जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करो। सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ान भरी और जल्द ही जाल के साथ वो हवा में उड़ने लगे। बेचारा बहेलिया कबूतरों को उड़ता देख हाथ मलता रह गया। बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को अपने दोस्त के घर लेकर आया। उसका दोस्त एक चूहा था। चूहे के पास पंख तो नहीं थे, पर बहुत मजबूत दांत थे। उसने अपने साथी चूहों को बुलाकर जाल को कुतर कुतर कर काट डाला, जिससे कि कबूतर जल्द ही आजाद हो गए। कबूतरों ने चूहों का धन्यवाद किया और साथ ही बूढ़े कबूतर को भी धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल ठीक, एकता में बड़ी शक्ति है। जब तक साथ रहोगे, कोई मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाह साहिबा, वाकई बहुत अच्छी स्टोरी थी, बड़ा मजा आया। देखा दी, मैंने कहा था ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स इस सेगमेंट का कितना बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। राइट साहिबा, बहुत मजा आया। तो आज इसी टॉपिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर बात करने के लिए हम अपने शो पर एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। लेट्स वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली गुलाटी। शी इज द चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट पेडियाट्रिक्स, एम्स, दिल्ली। प्लीज वेलकम डॉक्टर शेफाली गुलाटी टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो, मैम। Thank you so much. Please have a seat. Let's also welcome Mrs. Rajesh Kumari Verma. She is the principal of Ganga Happy School, Jagjit Nagar. Namaste, ma'am. Welcome to our show. Thank you so much. तो अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। So, ma'am, I have a question to ask. What do I do if I suspect autism in someone near me? फर्स्ट थिंग इज कि आपको पता तो होना चाहिए कि ऑटिज्म है क्या, और फिर तभी सस्पेक्ट करेंगे, राइट? तो एक्चुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो वर्ड है उसके मतलब से समझ आ रहा है। स्पेक्ट्रम वर्ड है, स्पेक्ट्रम का मतलब हम समझते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर है कि हर बच्चे में हर चीज़ नहीं होती है, हर लक्षण हर बच्चे में नहीं होते हैं, और उसकी जो सिवियरिटी है वो हर बच्चे में सेम नहीं होती है। उसमें जो होता है बेसिक प्रॉब्लम है सोशल इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। दैट मीन्स सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि है, और संचार दैट इज कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, और इनमें कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या है? दोहरावनीय व्यवहार होता है। जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ कुछ, तो मैं अपना हाथ हिला सकती हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही, फिर भी मेरा हाथ हिल रहा है, तो वो रिपीटेटिवली हो रहा है, तो वो दोहरावनीय व्यवहार है। और कई बार कई बच्चों को बहुत फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब उसको एक खिलौने का पहिया ही पसंद आएगा, या कोई पर्टिकुलर टॉय पसंद आएगा, या एक पर्टिकुलर टाइप का खाना खाना है,
कि खिचड़ी टाइप का, कस्टर्ड टाइप का, कोई रोटी नहीं तोड़ के खानी है ना, या खिलौनों को लाइन से लगाना है। तो ये दो मेजर एरियाज हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आते हैं। और हम एक्सपेक्ट कब करेंगे? अगर हम छोटे बच्चे में देखें तो अगर बच्चा जो है ये अगर 6 महीने का भी बच्चा है, अगर वो आंख से आंख नहीं मिला रहा है जब मम्मी डैडी बात कर रहे हैं, जबकि उसका सुनाई देना सही है, विजन सही है, देख सही रहा है, उसमें भी हम थोड़ा चिंता हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि जल्दी है, वो भी एक हो सकती है प्रॉब्लम। 1 साल का बच्चा अगर बड़बड़ाना शुरू नहीं कर रहा है, या 16 से 18 महीने में बच्चा एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोल रहा है, या कभी भी कोई वर्ड्स बोलने शुरू है, शब्दावली आ गई है पर वो रिग्रेस कर जाती है, या जैसे मैंने बताया कोई रिपीटेटिव बिहेवियर हो रहा है, या तो कई बार कहीं पंजे में चढ़ेंगे, कई बार अपने खड़े होकर स्वे करेंगे या हाथ ही हिलाते रहेंगे, है ना, या उनको कोई पर्टिकुलर रुचि है, कईयों को चॉकलेट से नहीं, चॉकलेट के रैपर से रुचि है, खिलौनों को एक साइड में लाइन लगाने के लिए है। तो ये सारी जब चीज़ें आती हैं, ये लोग अपना जब हम बात कर रहे हैं, अब हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम आपस में देख रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट है, ये बच्चे अवॉइड करेंगे आई टू आई कांटेक्ट। और ना इनको सुनाई तो सही देता है, लेकिन माँ बाप जब बुलाते हैं तो सुनेंगे नहीं, दे प्रिटेंड टू बी डेफ, है ना। तो ये सारी जब सिचुएशंस आती हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रेड फ्लैग हैं और आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं गंगा हैप्पी स्कूल जगजीत नगर के बच्चे, और वो मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? My name is Nisha Mandal from Ganga Happy Secondary School. I want to ask that what is autism spectrum disorder और इसमें क्या होता है? बेटा जैसे मैंने अभी आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो इसमें यही होगा ना कि कोई बच्चा को प्रॉपर्ली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बात कर रहे तो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, वो अपने में ही है ना। कई बार स्कूल में होता है ना, देखते हो कि बच्चे हैं कोई ग्रुप में खेल रहे हैं पर कोई जना अपने आप ही अकेला अलग अपने में है। तो अगर वो है, या कोई आप देख रहे हो कि अपना या तो पंजों के बल चल रहा है, या उसके बाद कोई भी क्लास में उतना शोर नहीं हो रहा लेकिन फिर भी कान के ऊपर हाथ रख लेगा। कई बार इन बच्चों में ना सेंसरी इश्यूज हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले चीज़ें बताई उसके एडिशन कि आपको सराउंडिंग में साउंड जरा जोर से नहीं है पर वो अपने मतलब कान पे हाथ रखेगा कि उसको बिल्कुल सेंसिटिविटी हो रही है। कई बच्चे क्या होता है कि बोलना भी रिलेट कर सकते हैं, चुप चुप रह सकते हैं, कई लोग बिल्कुल गुमसुम रहते हैं और उनको बड़े डर रहता है, और कई लोग बहुत ही ज़्यादा निडर हो जाते हैं, इधर वे में हो जाता है। तो ये सारी जब सिचुएशंस आती हैं तो ये और उसमें हम ऑटिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। और एक काफ़ी बच्चों में जो ऑटिज्म है ना, उसमें अराउंड 20 to 30% के अंदर हाइपर एक्टिविटी और चंचलता ज़्यादा भी हो सकती है। कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? My name is Mohini. I want to ask a question. What is the first stage of autism? बेटा ऐसे स्टेजेस नहीं बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हम कब उसको सस्पेक्ट करें। तो वो हम सस्पेक्ट वाली चीज़ें तो बात कर चुके हैं ना, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है, 2 चीज़ें होगी ना, हमने बात किया था, हम जब बात कर रहे हैं वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, आपस में ग्रुप्स में बच्चों के साथ वो बच्चा, छोटा ही बच्चा भी अगर घर में होता है हम देखते हैं तो दूसरों के साथ मिलके नहीं कर रहा, अकेला रहने की कोशिश कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, अपने गुमसुम अलग से रह सकते हैं। ये नहीं है कि गुमसुम रहेंगे, मतलब दे विल नॉट लाइक टू मिंगल, दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे, अपने में ही खुश और मस्त रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप प्लीज अपना अगला क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम एंजल वर्मा है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के जीवन में जो डिप्रेशन और चिंता है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? ऑटिज्म के बच्चों में मोस्टली हमारे बच्चों में मानसिक रूप से है ना वो समझ थोड़ी कम होती है। हाँ, जो मानसिक रूप से उनकी थोड़ी मोस्टली बच्चों में समझ कम होती है। विदेशों में बोला जाता है कि 40% ऑटिज्म के बच्चों में जो है मानसिक क्षमता कम होती है, लेकिन हमने जो देखा है हमारे 80% बच्चों में मानसिक क्षमता कम देखी जाती है। तो इसीलिए अगर वो बच्चों की दिमाग से समझ कम है और साथ में दूसरों से मिक्सअप नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो क्लास में जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं, स्लो होती है, तो उनको टीचर को, स्पेशल एजुकेटर वगैरह को ध्यान देना होता है। तो अगर वो नहीं कोप अप कर पाते तो उसके बाद उनको डिप्रेशन हो जाता है और मतलब वो समझ नहीं पाते उसमें है। दूसरा ये इशू ही होता है कि जब हम बढ़ रहे हैं, अब जब बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं ना, टीनेजर जो हो जाते हैं, तो टीनेजर्स में वैसे ही इतने मूडी हो जाते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मोस्टली कम होती है, तो तब इन लोगों में एंग्जाइटी हो जाती है और थोड़ा लो फीलिंग होती है। तो इसलिए हमारे को ये है कि उनको शुरू से पेरेंट्स का प्यार चाहिए, टीचर्स का प्यार चाहिए और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मतलब करना पड़ेगा। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं
तो ये नहीं है कि सिर्फ मतलब उसको 1 out of 40, उनको थोड़ा स्पेशली टीचर्स को देखना पड़ेगा, इसीलिए दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये नहीं है कि डिप्रेशन होएगा तब हम ट्रीट करेंगे एंग्जाइटी, पहले से ही हमें शुरू से ही उसको ऐसे ही ढल मिल के लाना है ताकि सबके साथ रहे और एंग्जाइटी वगैरह डेवलप ही ना हो। मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट कॉज अ चाइल्ड्स ऑटिज्म? ऑटिज्म जो है वो एक आप लोगों ने पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, है ना, बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में देखा है ना कि कई कारण जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, कई कारण आनुवंशिक जो जेनेटिक बोला जाता है, और कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं, है ना। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एक है उसका जो है उसके जो कारण है वो अभी भी एक एनिग्मा है, एक पहेली है, वो भी अभी भी जिक्सॉ पजल की तरह भी वो पूरा पजल प्लेस आउट नहीं हुआ है, पूरा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी एक पूरा मिस्ट्री है। उसमें क्या है, कुछ जेनेटिक आनुवांशिक कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ एपिजेनेटिक कारण है। अब ये एपिजेनेटिक कारण क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट में हमारे फैक्टर्स हैं, जो जीन्स का जो है जेनेटिक जो अनुवांशिक वाले कण है उसका एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि बाद में जब कुछ इंटरवेंशन होगा तो उसके अंदर उन चीजों पे हम कर पाएंगे। तो जेनेटिक्स में देखा जाए तो अगर एक फैमिली में किसी को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में उससे आगे चलने से पहले ऑटिज्म लड़कों में 4.5 गुना ज्यादा पाई जाती है लड़कियों से, और लेकिन एक फैमिली में अगर किसी को लड़के को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में उसका रिकरेंस रिस्क 4% होता है, 4%, लेकिन एक लड़की को है तो उसका रिकरेंस रिस्क होता है 8%। लेकिन अगर 2 बच्चों को फैमिली में ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में 20 से 25% हो सकता है रिकरेंस। और जो दूसरा आप पूछ रहे हैं ना कारण, कई बार कई कंडीशंस होती हैं, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स है, और भी काफी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, काफी और कंडीशंस हैं, जेनेटिक कंडीशन जिनके साथ एसोसिएटेड देखा जा सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में है, कभी हैवी मेटल्स के ऊपर कुछ कहा गया है, एयर पोल्यूशन के अंदर बताया गया एसोसिएशन, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे खाने पे जो इतना सारा पेस्टिसाइड्स कंटामिनेटेड आते हैं वो सारे से, और ये प्रॉब्लम हो सकती है मदर्स का और फादर का स्ट्रेस, मदर और फादर की एडवांस एज, और जो लाइफस्टाइल है, नॉट ओनली मदर्स, फादर का भी शो किया गया है कि वो एसोसिएटेड है ऑटिज्म के, और ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस है वो इस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है पिछले 2 डेकेड से। राइट मैम, थैंक यू सो मच। सो प्रिंसिपल मैम, आई वांट टू आस्क यू, क्या आपके स्कूल में कभी किसी ऑटिस्टिक बच्चे ने एडमिशन लिया है? यस मैम, एडमिशन की मैं बताती हूँ। ये 2004 की बात है, जब मैं स्कूल में न्यूली अपॉइंट हुई थी तो 9th क्लास में एक बच्चे का एडमिशन हुआ था। जब हमने उसका एंट्रेंस लिया, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, उसने एंट्रेंस भी अच्छा दिया, 60+ उसके एंट्रेंस में नंबर आए थे। एज अ विश हमने इसका एडमिशन कर लिया, लेकिन बाद में जब वो क्लास में आने लगा तो हमने देखा उसमें कुछ डिफरेंस है। ये शायद 2004 की बात है, सब इतने अवेयर नहीं थे, हमें भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पेरेंट्स भी नहीं थे। तो बच्चों ने कंप्लेन की कि मैडम ये हमारा सुनता नहीं है, या हमें अजीब तरह से देखता रहता है, या कुछ हरकतें करता है, हाथ हिलाता रहता है। उस समय हम भी इतने अवेयर नहीं थे। तो उसके बाद हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने बोला कि आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पेरेंट्स को बहुत गिल्टी फील हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे बच्चे को क्या गलत कह रहे हो, हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए 8th क्लास में इसके 80% नंबर है, एंट्रेंस इसने क्लियर किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर मैंने काफ़ी समझाया उनको कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर्स को दिखाइए, प्रोफेशनल को दिखाइए। तो क्या हुआ, उनकी टीसी स्कूल में जमा सबमिट नहीं हुई थी, तो 15 दिन वो बच्चा आया और उन्हें टीसी ही सबमिट नहीं की, और जब टीसी सबमिट नहीं की तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बच्चा क्या हुआ, स्कूल से ड्रॉप हो गया। सो मैम, आई वांटेड टू आस्क यू, क्या आपके स्कूल में कोई प्रोविजन है, हेल्थ केयर प्रोविजन फॉर किड्स विद ऑटिज्म? यस मैम, आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसने स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए हुए हैं, कंपलसरी है ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में बहुत है। तो हमारे स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर है, और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आप बिल्कुल भी डरे ना कि हमारा बच्चे को क्या होगा। हर स्कूल में हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए हुए हैं, उसी तरह हमारे स्कूल में भी हैं, और वहाँ वो एडमिशन कराएं। और कुछ स्पेशल स्कूल हैं जहाँ ये स्पेशलिटी बच्चों को हम क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं। राइट मैम, थैंक यू सो मच, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल thing to do. Can we please have the next question? Good afternoon, ma'am. This is Vansh from Ganga Happy Secondary School. I want to know that can a child with mild autism live a normal life? ये पूछ रहे हो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ये समझना चाहिए कि हम किस चीज़ को नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब आप स्कूल में हैं, आपने देखा है कई कुछ लोग हैं जो हमेशा टॉपर ही रहते हैं और कुछ लोग हैं वो मरमर के पास होते हैं, होता है ना, और मेजॉरिटी लोग बीच में होते हैं। तो एक ये स्पेक्ट्रम है ना क्लास में, हमने उसको एक्सेप्ट किया है कि वो नॉर्मल है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन की जो है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रम में देखें तो आप देखोगे उसमें उनको सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, पर उसमें कैसे वो हम लोगों से भिन्न है। तो हमें ये समझना है कि वो एक हमारे ही जो आजकल कोई नॉर्मल अब नॉर्मल शब्द यूज नहीं करते, हम लोग मेडिकल फील्ड में हम भी हैं एक इंसान, वो भी एक इंसान है और एक वो स्पेक्ट्रम का कॉर्नर है। उसके बाद जब स्कूल में डाल रहे हैं तो हमें ये शो करना, अगर बच्चा चंचल है, स्कूल में नहीं बैठ पा रहा, तो हम कहते हैं कि शैडो टीचर कर दो। माँ बाप को तो नहीं, कोई शैडो टीचर वो देखे कि जो मेन जो टीचर क्लास में पढ़ा रही है उस पर बच्चा फोकस करे। और हम ये बोलते हैं कि जो बच्चों को शुरू में कोशिश करेंगे कि मेन स्ट्रीम में ही डालें, अगर वो चल जाए ठीक है, नहीं चले तो फिर हम ओपन स्कूल में डालेंगे। और लेकिन अगर उनकी मानसिक क्षमता कम है और वो कोप अप नहीं कर पा रहे तो फिर हम वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर उसकी मानसिक क्षमता भी ठीक है या बॉर्डर लाइन है और ऑटिज्म के लक्षण भी कम है तो आगे चल के मेन स्ट्रीम में वो आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट। लेकिन जब वो उसके बाद एडोलेसेंट बनेगा, टीनेजर होगा, फिर और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी नॉलेज दी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आया ना कि मेडिकल केयर एंड थेरेपीज आर इम्पोर्टेंट, बट अबव ऑल ऑटिस्टिक पेशेंट्स नीड लव, care and understanding. Yes. They are all like us only. Just remember that. Thank you, ma'am. आप हमारे शो में आए. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was a pleasure having you here. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now it's time to take your leave. We will meet you next week at the same time with some new topics. Only on your favorite show, Jazz Junior. और आप हमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं dd@gmail.com पर और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.